हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में। ओके, तो लास्ट तक के बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट है और हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये फ्रिक्वेंटली पूछा भी जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मल फैलेसीज क्या होती है। फॉर्मल फैलेसीज क्या होती है कि जब हमको एरर देखने को मिलता है रीजनिंग में, मेक आर्गुमेंट इनवैलिड एंड मिसलीडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलेसी बोलते हैं। फैलेसी कब होती है, जब एरर देखने को मिलता है हमको अपने रीजनिंग में, जो कि हमारे आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड या मिसलीडिंग बना देता है। ठीक है, फैलेसीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। हम अपनी फैलेसीज को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी, फॉर्मल फैलेसीज में और इनफॉर्मल फैलेसीज में। सबसे पहले जानते हैं कि इन फॉर्मल फैलेसीज क्या होती है। फॉर्मल फैलेसीज ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल एरर, है ना, कि आर्ग्यूमेंट के किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल एरर होती है। और ये कहां देखने को मिलता है हमको, डिडक्टिव रीजनिंग में देखने को मिलता है। फॉर्मल फैलेसीज किस में होती है, डिडक्टिव रीजनिंग में होती है, वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलोज द प्रीमाइसेस। जहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो लॉजिकली प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, यदि प्रीमाइसेस सही है तब। ठीक है, दिस फैलेसीज वॉयलेट लॉजिकल सिलोगिज्म रूल। ये किस चीज को अनफॉलो करते हैं, लॉजिकल सिलोगिज्म रूल्स को ये अनफॉलो करते हैं। जो कॉमन फॉर्मल फैलेसीज है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिंग द कोसिक्वेंस। अफर्मेटिंग द कोसिक्वेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इफ ए देन बी, यदि ए होगा तो बी होगा और बी अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बी क्या है, ट्रू है, इसीलिए ए भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इफ ए देन बी, बी इज ट्रू देयरफॉर ए। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ रेन्स, यानी कि इफ ए देन ग्राउंड गेट वेट, मतलब कि ग्राउंड कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा, देन बी। यदि बी है मतलब कि इफ ग्राउंड इज वेट सो रेन्ड, देयरफॉर बी, इसीलिए क्या हुई है, रेन हुई है। मतलब कि यदि रेन होती है तो ग्राउंड कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है। और यदि ग्राउंड गीला है इसका ये मतलब है कि बारिश हुई है। ये क्या है, अफर्मेटिंग दी कोसिक्वेंस। हम कोसिक्वेंस को क्या कर रहे हैं, अफर्मेट कर रहे हैं। हो सकता है कि गार्डन में पानी चलाया गया हो, इसके कारण भी तो हो सकता है ना कि ग्राउंड गीला हो। ये हमेशा ये निश्चित नहीं है कि यदि ग्राउंड में पानी हमको दिख रहा है तो बारिश ही हुई होगी, दूसरे कॉज भी हो सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लॉजिकली हमको इसमें फैलेसी देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्या आता है, डिनाइंग दी एंटीसेंडेंट, है ना, डिनाइंग दी एंटीसेंडेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ ए देन बी, नॉट ए देयरफॉर नॉट बी। ओके, यदि ए हुआ होगा तो बी होगा और यदि ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर होता है डिनाइंग द एंटीसेंडेंट का। ठीक है, इफ आई स्टडी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, मान लेते हैं ना, इफ आई स्टडी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आई विल पास। इफ आई डिडंट स्टडी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आई विल फेल। ये क्या हो जाएगा, लॉजिकल फैलेसी क्यों होगी, क्योंकि आप जो है किसी और इंस्टीट्यूट में या सेल्फ स्टडी करके भी तो पास हो सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे तो ही पास होगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से पास हो सकते हो, लेकिन न पढ़ने से फेल ही हो जाओगे ये जरूरी नहीं है। यू में पास स्टिल पास फ्रॉम बाय अनदर मीन्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
फैलेसी हो जाएगी। और कौन सी होगी? डिनाइंग द एंटीसिपेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट। इसके बाद में क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। जब हमारा मिडिल जो है, मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? कि आप उस पर्टिकुलर क्लास के ईच एंड एवरी मेंबर के बारे में बात कर रहे हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं, ठीक है। ऑल एज आर बी, सारे के सारे ए बी हैं। ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी जो है वो भी बी है। देयरफॉर ए ऑल एज आर सी। तो यहां पर हमारा जो बी है, जो कि मिडिल टर्म है, जो दोनों के दोनों में आ रहा है लेकिन कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्योंकि पहले वाले प्रीमाइस में हम ऑल ए की बात कर रहे हैं तो ए डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। दूसरे प्रीमाइस में हम ऑल सी की बात कर रहे हैं तो सी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। दोनों के दोनों में हमारा बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे मेंबर ऑफ बी की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल तरीके से इसको यदि समझना हो तो हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? ऑल एज आर बी, सारे के सारे ए जो है वो बी हैं, ठीक है। दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं? कि ऑल सीज आर बी, सारे के सारे सी जो है वो बी है। कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? कि सारे के सारे ए सी हैं। सारे के सारे ए सी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम सारे मेंबर ऑफ बी की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फैलेसी हो जाएगी। ओके, जैसे कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सारे के सारे डॉग्स क्या है? मैमल्स है। ऑल कैट्स आर मैमल्स, सारे के सारी कैट क्या है? वो मैमल्स है। देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैट, ये क्या हो जाएगा? ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, इनके इसके बाद में क्या है? इनफॉर्मल फैलेसीज। इनफॉर्मल फैलेसीज कहां क्यों देखने को मिलती है हमको? जब हमको कंटेंट में दिक्कत होती है ना, स्ट्रक्चर में दिक्कत ना हो, लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत होती है किसमें होती है? कंटेंट में दिक्कत होती है, मिसलीडिंग लैंग्वेज होती है, या मैनिपुलेशन रेदर देन द स्ट्रक्चर एरर, है ना। स्ट्रक्चर एरर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? कंटेंट गलत होता है, मिसलीडिंग लैंग्वेज होती है और मैनिपुलेशन होता है फैक्ट्स का। उस कंडीशन में जो हमको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? इनफॉर्मल फैलेसीज देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इररिलेवेंट पॉइंट मिलता है, देखने को मिलता है, इमोशनल अपील देखने को मिलती है और एम्बिग्विटी देखने को मिलती है हमको। कुछ कॉमन जो इनफॉर्मल फैलेसीज है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होती है? बेगिंग फॉर क्वेश्चन। बेगिंग फॉर क्वेश्चन क्या होता है? बेगिंग फॉर क्वेश्चन होता है द आर्ग्यूमेंट एज्यूम्स टू कंक्लूजन विद इन द प्रीमाइस। क्या किया जा रहा है? कि कंक्लूजन को विद इन द प्रीमाइस ही डाल दिया गया है, ठीक है, लीडिंग टू सर्कुलर रीजनिंग। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हमने जो प्रीमाइस दिए हैं उसको सेल्फ कंक्लूसिव बना दिए हैं, ठीक है। कंक्लूजन हमारे प्रीमाइस में ही डला हुआ है और इसी कारण क्या हो रहा है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट मोड में चल रहा है। जैसे कि द बाइबल इज ट्रू बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल ट्रू है क्योंकि ये ईश्वर के शब्द हैं। वी शुड बिलीव इन दी बाइबल। इसलिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कि हमको बाइबल के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन पहले से दिया हुआ है कि ये गॉड ने बोला हुआ है और जो चीज गॉड बोलेगा वो सही ही होगी, ऑटोमेटिक बात है ना। तो ये क्या हो जाए कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट मोड में चल रहा है। यहां पर हम किसी भी प्रकार के न्यू एविडेंस नहीं दे रहे हैं। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो एज्यूम कर रहा है कि बाइबल ट्रू है विदाउट प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट एविडेंस। किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है हमारे पास में। हमारा जो रीजनिंग है वो सर्कुलर है क्योंकि यहां पर कंक्लूजन बाइबल इज ट्रू ये पहले से असर्ट किया हुआ है हमारे प्रीमाइस के अंदर में, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? स्लीपिंग जनरलाइजेशन, ठीक है। स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्या होता है? स्वीपिंग जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जनरल रूल को स्पेसिफिक केस में अप्लाई कर देते हैं विदाउट एनी कंसिडरिंग एक्सेप्शन, ठीक है। कि जनरल रूल कोई है उसको किसी एक स्पेसिफिक केस में लगा देंगे
और हम किसी भी प्रकार का एक्सक्लूजन उस केस को नहीं देंगे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउज पीपल टू से एनीथिंग, है ना, कि भैया हमारे पास में बोलने का अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि देयर फोर शाउटिंग फायर इन क्राउडेड थिएटर शुड बी अलाउड। इसीलिए जहां पर भीड़ भाड़ वाला थिएटर है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पर आग लग गई, आग लग गई चिल्लाना जो है वो अलाउ कर देना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि भैया हम एक जनरल रूल लगा रहे हैं किस चीज का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और उसको एक स्पेसिफिक केस में अप्लाई कर दे रहे हैं जो कि क्या है, एक्सक्लूजन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, फैलेसी देखने को मिलेगी, किस चीज की, स्वीपिंग जनरलाइजेशन की। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि जो जनरल रूल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्या है, आपकी पब्लिक सेफ्टी है। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमको फैलेसी ऑकर देखने को मिल रही है। इसके बाद में क्या आती है, हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास हम क्या कर देते हैं, मेक अ ब्रॉडर कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस। हमारे पास में सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता है, इनसफिशिएंट एविडेंस होता है, और उसके बेस पे हम ब्रॉडर कंक्लूजन निकालने का ट्राई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि टू ड्राइवर्स फ्रॉम सिटी एक्स वर रूड। किसी सिटी एक्स के दो ड्राइवर जो थे वो कैसे थे, रूड थे। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि एवरीवन फ्रॉम सिटी एक्स मस्ट बी रूड। जो हर कोई आदमी जो सिटी एक्स में रहता है वो कैसा होता है, रूड ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर दे रहे हैं ऑन इंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल साइज ऑफ सैंपल। जस्ट बिकॉज टू इंडिविजुअल्स बिहेव्ड रूडली डज नॉट मीन ऑल पीपल फ्रॉम सिटी एक्स इज रूड। ठीक है जी, कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिटी एक्स के सारे लोग रूड है क्योंकि दो लोगों ने आपसे रूडली बात किया था। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, अपील टू पीपल। अपील टू पीपल क्या बोलता है कि भाई यदि बहुत सारे लोग किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यदि बहुत सारे लोग किसी चीज को क्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो ट्रू हो जाएगा। ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो हमारे कंक्लूजन में जो फैलेसी निकलेगी वो क्या होगी, अपील टू पीपल होगी। जैसे कि क्लेमिंग समथिंग इज ट्रू और गुड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव इट। बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे हैं इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मिलियंस ऑफ पीपल यूज दिस ब्यूटी क्रीम। बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग इस ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। कंक्लूजन निकल गया क्या, दिस मस्ट बी द बेस्ट ब्यूटी क्रीम अवेलेबल। इसीलिए ये बेस्ट ब्यूटी क्रीम है जो कि अवेलेबल है। ये क्या हो जाएगा, ये फैलेसी हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी ये डिसाइड नहीं करती है कि कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी क्या बोलती है कि यदि कोई भी चीज, कोई भी बात किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के मुंह से निकली है या अनऑथराइज्ड लोग से निकली है तो उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते, उसको हम किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं मान सकते हैं। जैसे कि क्या बोला जा रहा है कि यूजिंग अ इररिलेवेंट या अनक्वालिफाइड अथॉरिटी एज एविडेंस। कोई भी इररिलेवेंट या अनक्वालिफाइड पर्सन यदि कोई बात बोल रहा है तो उसको हम उसका एविडेंस नहीं मानते हैं। जैसे कि अ फेमस क्रिकेटर रिकमेंड एन पेन किलर। यदि कोई फेमस क्रिकेटर कोई पेन किलर को रिकमेंड करता है तो कंक्लूजन क्या निकाला जा रहा है कि सो दिस मस्ट बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर पेन रिलीफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमको फैलेसी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो क्रिकेटर है वो कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, यदि कोई मेडिकल एक्सपर्ट किसी चीज को रिकमेंड करेगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बात सही हो सकती है। लेकिन यदि कोई क्रिकेटर किसी मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट को इंडोर्स करेगा तो हम उसको वैलिड एविडेंस नहीं मान सकते हैं। सो द ओपिनियन ऑन मेडिसिन
इज नॉट वैलिड एविडेंस। क्या होगा? कोई वैलिड एविडेंस नहीं होगा। अथॉरिटी किसके पास में है? डॉक्टर के पास में, किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में कोई भी चीज को बताने के लिए। इसके बाद में क्या होती है? अपील टू पिटी होती है। अपील टू पिटी में हम क्या बात करते हैं? अपील टू पिटी में हम बात करते हैं इमोशन और सिंपैथी हम इंक्लूड कर देते हैं, लॉजिक को साइड में रख करके। ठीक है, हम लॉजिक को साइड में रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम इमोशंस और सिंपैथी को आगे रख रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो हमको देखने को मिलेगा फैलेसी, वो क्या हो जाएगी? अपील टू पिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आई वर्कड हार्ड एवरी डे on my exam and I have personal struggles। ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता हूं एग्जाम के लिए और मुझे व्यक्तिगत बहुत ज्यादा हमने स्ट्रगल किया हुआ है, इसीलिए मैं डिजर्व करता हूं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है कि भाई हम सिंपैथी बटोरने का ट्राई कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे जो आर्ग्यूमेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई भी लॉजिक नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एफर्ट्स और पर्सनल हार्डशिप डज नॉट डिटरमाइन करेक्टनेस। ठीक है, कि आपका पर्सनल कुछ हार्डशिप है, आपका कुछ पर्सनल दिक्कतें हैं, वो आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या नहीं करती? आपको एलिजिबल नहीं बनाती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा अपील जो है वो इनवैलिड कहलाएगी। इसके बाद में क्या है? अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स क्या बोलता है भैया? कि यदि आप किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती और धमकी देकर के किसी भी चीज को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, थ्रेटन और फोर्स यदि हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने लॉजिक में, तो लॉजिक को प्रूफ करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? अपील टू फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इफ यू डज नॉट सपोर्ट माई डिसीजन, मैनेजर क्या बोल रहा है कि भैया तुम यदि मेरे डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हो तो यू विल लूज योर जॉब, आप अपने जॉब से हाथ खो बैठोगे, इसीलिए जो मेरा डिसीजन है वो क्या है? वो सही है, मान लो। ठीक है, तो ये लॉजिकली क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिसीडिंग लॉजिकल रीजनिंग, किसी प्रकार का लॉजिकल रीजनिंग देने के बदले आप क्या कर रहे हैं? फोर्स दे कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को थ्रू इंटीमेशन। ठीक है, इंटीमिडिटेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है? ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, आ चुका है पीवाईक्यू में। ठीक है, इसमें क्या क्लेम किया जाता है? कि क्लेम समथिंग इज ट्रू जस्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव प्रूवन फॉल्स। ठीक है, यदि कोई चीज जो है वो फॉल्स प्रूफ नहीं हुई है, इसीलिए ये क्या है? सही है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्योंकि ये कोई बात जो है वो सही प्रूफ नहीं हुई है, इसलिए ये गलत है। ये दोनों के दोनों चीजें क्या हो जाएगी हमारी? ये इलॉजिकल हो जाएगी, है ना। यदि कोई चीज प्रूफ सही नहीं हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत ही होगी, या यदि कोई चीज अभी तक के गलत प्रूफ नहीं हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो सही ही होगी। ठीक है, नो वन हैव प्रूवन घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी ने भी ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि घोस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? कि लेक ऑफ एविडेंस है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमने क्या बोल दिया? कि घोस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका अपील टू इग्नोरेंस। ओके, और जो कि क्या है? लॉजिकली फैलेसी है। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है आपका इररिलेवेंट कंक्लूजन। इररिलेवेंट कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? कि आप जो आर्ग्यूमेंट दैट प्रूव्स समथिंग अनरिलेटेड टू द एक्चुअल इशू। एक्चुअल इशू कुछ और एड्रेस किया जा रहा है और आपका जो कंक्लूजन है और कहीं चले जा रहा है। ठीक है, कंक्लूजन और जो हमने प्रीमाइस रखा हुआ है या जो आर्ग्यूमेंट हमने रखा हुआ है, उन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप आपस में ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनरिलेवेंट कंक्लूजन बोलते हैं। जैसे कि वी नीड स्ट्रॉन्ग लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल। हम क्या बोल रहे हैं? कि
हमको स्ट्रांग लॉस की जरूरत है, स्ट्रांग कानूनों की जरूरत है, ताकि हम लोगों के को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं, देयरफॉर वी मस्ट बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इसीलिए हमको सारे के सारे मीडिया को बैन कर देना चाहिए जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। तो हमारा जो प्रीमाइस है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है और जो हमारा कंक्लूजन है, इनका दोनों में कोई भी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है इनरिलेवेंट थीसिस। इररिलेवेंट थीसिस क्या बोलती है, डाइवर्टिंग अटेंशन। हम क्या करते हैं कि अटेंशन को डाइवर्ट करने का ट्राई करते हैं। हमने कोई एक प्रॉब्लम लेकर के आए, आप दूसरी प्रॉब्लम उसके बनिस्बत क्या कर दे रहे हैं, खड़ी कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इररिलेवेंट थीसिस। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि नई प्रॉब्लम लेकर के आ जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम के बारे में यदि हम बात करते हैं, हम दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी कर देते हैं ना। जैसे कि गवर्नमेंट शुड एड्रेस इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट को क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि बट व्हाट अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम रेट। क्राइम रेट के बारे में क्या करें, है ना। तो हमने कोई एक इशू को रखा, उसके बदले हम कंक्लूजन में क्या कर रहे हैं, दूसरे इशू को खड़ा कर दे रहे हैं। दोनों के दोनों इशू जहां के वहां खड़े हुए हैं। हम क्या कर दिए कि हमने फोकस को शिफ्ट कर दिया है मेन इशू से हटा करके क्राइम में। ओके, इसके बाद में क्या होता है, पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक का क्या मतलब होता है, इसको एड होमिनम भी बोलते हैं। ठीक है, एड होमिनम के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एड होमिनम में हम क्या कर देते हैं, अटैक द पर्सन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट। यदि कोई पर्सन कुछ आर्ग्यूमेंट को रख रहा है तो आप क्या कर देंगे, पर्सनल अटैक कर देंगे। ठीक है, ये सम्मित पात्रा काइंड ऑफ ना आर्ग्यूमेंट होता है। यदि आप लोगों ने, आप लोग पॉलिटिकल डिबेट देखते होंगे और सम्मित पात्रा जी को जानते होंगे, तो उनका ये फेवरेट हथियार है। ठीक है, कि यदि बोला जाएगा कि भाई जीडीपी भारत की गिर रही है, तो वो क्या बोलेंगे कि क्या राहुल गांधी को जीडीपी का फॉर्मूला याद है, क्या उनको जीडीपी का फॉर्मूला आता भी है, क्या उनको कैलकुलेशन करना आता है जीडीपी का। वो जीडीपी की पर्सनल अटैक करने में चले जाएंगे। जो इंसान बता रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट को, उसके बदले वो क्या बोलने लग जाएंगे कि नेहरू जी जो है वो प्लेन में जाते थे सिगरेट पीने के लिए, ओके, या सिगार बुलाने के लिए। तो ये क्या करते हैं हम कि प्रीमाइस क्या है कि योर आर्ग्यूमेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज इज इनवैलिड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है कि अबाउट द क्लाइमेट चेंज क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, और कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट साइंटिस्ट। क्योंकि तुम जो हो साइंटिस्ट नहीं हो, इसीलिए तुम जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के बारे में वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए बात करने के लिए आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जिसका नॉर्मल दिमाग चल रहा है वो भी बात कर सकता है, क्योंकि हर किसी को प्रभावित कर रहा है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यदि कोई आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो आगे वाला उसको क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अरे तुम तो साइंटिस्ट हो ही नहीं, तो क्यों आप बात कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के बारे में। पर्सनल अटैक जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एड होमिनम या पर्सनल अटैक। ओके, इसके बाद में क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन ऐसी चीजों के बारे में कर रहे हो जो कि अनप्रूवन है। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कि क्या हो, अनप्रूवन हो। जैसे कि प्रीमाइस है, हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जामिनेशन। आपने क्या क्वेश्चन पूछे हो कि हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। यदि बंदा क्या बोलेगा, यस बोलेगा, तो मतलब तुम पहले चीटिंग करते थे, है ना। और बंदा यदि नो बोलेगा तो मतलब तुम अभी भी चीटिंग कर रहे हो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा अजम्पशंस हम लगा रहे हैं जो कि अनप्रूवन हो। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या निकल ही नहीं सकता है। दोनों ही कंडीशंस में बंदा क्या है, वो बंदा गिल्टी प्रूफ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि पर्सन क्या करता है, चीटिंग करता है पहले से ही। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा।
इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिस्टॉर्टिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग एन ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट। हम क्या करते हैं कि ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसकी मीनिंग को बिल्कुल खत्म कर देते हैं या मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, ठीक है, उसकी मीनिंग को कुछ और निकाल करके बात करते हैं। ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट टू मेक इट इजियर अटैक, है ना, इजी अटैक करने के लिए सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को आप क्या कर देते हो, डिस्टॉर्ट कर देते हो या उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हो। जैसे कि वी शुड हैव स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज, क्या बोला जा रहा है कि हमको स्ट्रिक्ट, बहुत कड़े कानून होने चाहिए एनवायरमेंट को लेकर के। तो आगे वाला कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अरे तुम चाहते हो कि सारे के सारे इंडस्ट्रीज को हम क्या कर दे, बंद कर दे और इकोनॉमी को क्या कर दे, बिल्कुल खराब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है कि भैया हमको कड़े कानून बनाने चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसका ऑपोजिट वाला क्या बोल रहा है कि अच्छा तुम चाहते हो कि सारी की सारी इंडस्ट्री बंद कर दे और हम अपनी पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दे। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम कि इनने जो आर्ग्यूमेंट रखा हुआ था पर्सन 1 ने, पर्सन 2 उसके पूरी मीनिंग को क्या कर दे रहा है, डिस्टॉर्ट कर दे रहा है और मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किस चीज का, उसके आर्ग्यूमेंट का। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलती है, लॉजिकल फैलेसी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या किया जाता है कि भाई आपके पास में यदि स्ट्रॉन्ग लॉ आप बनाना चाहते हो, इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप इंडस्ट्रीज को बंद करना चाहते हो, इकोनॉमी को खराब करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद में आखिरी क्या आता है, इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का क्या मतलब होता है कि हम मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं जो कि सेम मीनिंग को निकालते हो, ठीक है। सेम मीनिंग को निकालने वाले मल्टीपल वर्ड्स को हम इस्तेमाल, सॉरी, सेम वर्ड जो कि मल्टीपल मीनिंग को निकालता हो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया है ना, कि हमने लाइट का इस्तेमाल किया है किस चीज के लिए, कि द फादर इज अ लाइट। फादर क्या होते हैं, रोशनी के समान होते हैं। लाइट कैन नॉट बी डार्क, जो रोशनी होती है वो डार्क नहीं हो सकती है, इसीलिए फादर कैन नॉट बी डार्क, ठीक है। तो यहां पर जो लाइट है वो किस चीज की है, वो लाइट है आपके विजडम की, है ना, नॉलेज की, डायरेक्शन की, ठीक है। तो जो फादर है वो क्या दिखाते हैं, हमको लाइट दिखाते हैं, मतलब हमको डायरेक्शन दिखाते हैं। और जो ये वाला लाइट है वो कौन सा है, ब्राइटनेस वाला लाइट है, ठीक है, टॉर्च वाला लाइट है। इन दोनों को हम इस्तेमाल करके क्या कर दे रहे हैं, कुछ और ही मीनिंग निकाल दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमको देखने को मिलेगा क्या, हमको जो फैलेसी देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवोकेशन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।